गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम तुम्हें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना बताया था, हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटर्मिनेंट्स का बेसिक किया था और हमने डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करना आपको बताया था। तो डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करना मैंने आपको 3x3 के लिए भी बताया था और 2x2 के लिए भी बताया था। उसी को थोड़ा सा जो है वो मैं आज आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा। और डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना आपने करना है एक्सरसाइज 4.1 में। डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने की ही प्रॉब्लम्स है, बट वहाँ पे जो कुछ एक प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स इज 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4 और इसके लिए मुझे प्रूव करना है दैट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं 3a निकालूंगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट कर लूंगा। तो 3a कितना हो जाएगा? अगर मैं 3a की बात करूं तो 3a मेरे पास बन गया, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। ठीक है जी, 3a मैट्रिक्स होगी। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 विल बी 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे। 3 इंटू, मान लो मैंने एक्सपेंड किया लॉन्ग रो 1 के लॉन्ग वैल्यू निकाल रहा हूँ। 3 लिया पहला एलिमेंट, 3 की रो, 3 का कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचा? 3 6 0 12 माइनस 0 इंटू 0 की रो और 0 का कॉलम छोड़ा, 0 6 0 12 प्लस 3 इंटू इस 3 की बात की, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ा, तो क्या बचा? 0 3 0 0। ये कितना हो गया? 3 इंटू 12 3 जा 36 माइनस 0 इंटू समथिंग जो भी होता रहे 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0, यानी ये भी 0 हो गया। फिर रह गया 3 इंटू 36, इट इज 108। तो 3a का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है। ठीक है जी, 3a का डिटर्मिनेंट आया 108। अब मैं डिटर्मिनेंट a निकालता हूं। ये भी मेरे पास LHS आई है। अब RHS के लिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इट विल बी 1 इंटू इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा, क्या बचा? 1 2 0 4 माइनस 0 इंटू इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा, 0 2 0 4। लास्ट एलिमेंट 1, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ा, 1 इंटू 0 1 0 0। सो इट इज 1 इंटू 4 4 माइनस 0 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 0। इट इज 4। नाउ 4 इंटू, अगर मैं 27 की बात करता हूँ, 27 डिटर्मिनेंट a कितना हो गया? 27 इंटू 4 विच इज 108। LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर लिया है। हमने प्रूव कर लिया कि 3a का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 27 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ये एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की जो आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है? डिटर्मिनेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ka इज इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ a। जहां पे n जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या था? वहां पे था 3a। तो नेचुरल सी बात है 3a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना था? 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 3। तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a दैट वाज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a, इसीलिए वो वहां पे हुआ है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में
एज ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। डिटर्मिनेंट ऑफ k इज k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। इसके ऊपर बहुत से प्रॉब्लम एनडीए टाइप एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है जिसपे जेडब्ल्यू मेंस में भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए में भी आ चुका है, वो भी ध्यान में रखना है आपने। डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n का डिटर्मिनेंट, ये इक्वल हो। ठीक है, इसके ऊपर जैसा हम देखेंगे कि जेडब्ल्यू में इसके ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान में रखनी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूंगा जो जेडब्ल्यू मेंस में यहाँ से पूछी गई थी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आई हुई थी। अभी देखते हैं आगे और चलते हैं अब मेजर टॉपिक की तरफ। यहाँ से आप सब अपने कॉपी पे लिख लें, आपको फाइनल में 4 मार्क्स की प्रॉब्लम आने वाली है इस कंसेप्ट पे बेस्ड। 4 मार्क्स की प्रॉब्लम एचपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सीबीएसई के लिए भी यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो आने का चांस बहुत रहता है। एचपी बोर्ड में 4 मार्क्स की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सो आवर टॉपिक इज, जो आज डिस्कस करना है हमने, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान से सुनना और समझना है कि ये अगर तुम्हें आएगा तभी तुम्हें अगली एक्सरसाइज आने वाली है, और अगली एक्सरसाइज से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहली प्रॉपर्टी है, इफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। उस डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं 2x2 के एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वैसे 3x3 पे ये प्रूव हो जाता है। इसका मीनिंग एग्जांपल से तुम्हारे पास समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक डिटर्मिनेंट ए है 1 2 3 4, ठीक है जी। क्या डिटर्मिनेंट आया भाई इसका? 1 into 4 4 minus 3 to the 6 दैट इज -2। अब मैं क्या करता, मैं पहली रो को दूसरी रो बना देता और दूसरी को पहली। ठीक है, मान लो ये देता 3 4 1 2, तब क्या वैल्यू है इसकी? 3 2 6 minus 4 यानी कि 2। तो देखिए, जब मैंने रोज को इंटरचेंज कर दिया, पहली को दूसरी बना दिया, दूसरी को पहली बना दिया, तो सिर्फ साइन का फर्क पड़ा। अगर पहले वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी तो फिर पॉजिटिव में आई। तो अगर इसी तरह से मैं कॉलम को भी कर लेता, फर्स्ट कॉलम को दूसरा कॉलम बना देता, तो भी बात यही रहती। तो भी सिर्फ हमारे पास जो साइन था वो बदलना था। तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम को जब तो इंटरचेंज कर लोगे किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम के साथ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम अगली प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर तुम सारी ही रोज को, इफ रोज और कॉलम्स, अब मैंने किसी एनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी रोज में सभी की, या तो सभी रोज या सभी कॉलम्स, इफ रोज एंड कॉलम्स, इफ रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट are interchanged, then the value of determinant remains same। अब इसका मीनिंग मैं तुम्हें बताता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, फिर से मैं वही ले लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है जी।
क्या डिटर्मिनेंट आया भाई, 1 इंटू 4 माइनस 6 इट इज -2। अब मैं क्या करता, यहाँ पे मैं रोज के कॉलम बना देता और कॉलम के रोज बना देता। मान लो मैंने पहली रो का पहला कॉलम बना दिया 1 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया 3 4, तब क्या वैल्यू आएगी, फिर देख लो 1 इंटू 4 -2 3 6, तो भी कितनी आई -2। तो कोई फर्क पड़ा वैल्यू पे, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि अगर सारी रोज और के सब कॉलम बना दो या सभी कॉलम के रोज बना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर सिर्फ एक ही रो को दूसरी रो से इंटरचेंज किया या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया तो नेगेटिव साइन आएगा, वो पहली प्रॉपर्टी में पढ़ लिया। बट अगर तुमने सभी रोज को उसके कॉलम बना दिए या सभी कॉलम के रोज बना दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है दैट विल रिमेन सेम। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इफ प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ऑल द एंट्रीज और एलिमेंट्स of any row or column are 0, then the value of determinant is 0। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आएगी अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स ही 0 हो गए। मान लो मेरे पास कोई एक जो है वो डिटर्मिनेंट दिया है, मैं देख लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो 3 2 3 0 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 3 0। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0। इसी तरह अगर कोई कॉलम 0 होता, मान लो ये होता मेरे पास 2 4 0 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0, क्या वैल्यू आनी चाहिए? तो अगर ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0, अगर किसी रो या किसी कॉलम की सभी एंट्रीज या सभी एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोला गया है if elements of any two rows or columns are identical, इसका बहुत सा यूज हम करने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई दो रोज के या कोई दो कॉलम्स के एलिमेंट आइडेंटिकल हुए, एक जैसे हुए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी मैं एग्जांपल से देखता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 4 5 6, 3 क्रॉस 3 करें। इसको कैलकुलेट करता हूँ, कितना आएगा? पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया 1 इंटू 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा, क्या बचा? 5 6 5 6 माइनस 2 इंटू दूसरे के साथ माइनस साइन लगता है, 2 की रो 2 का कॉलम छोड़ा, बचा 4 6 4 6 प्लस 3 इंटू 3 की रो 3 का कॉलम छोड़ा, बचा 4 5 4 5। तो तुम देखोगे यहाँ पे 1 इंटू 5 6 30 माइनस 30 माइनस 2 इंटू 4 6 24 माइनस 24, सेम ही बन रहा है, प्लस 3 इंटू 20 माइनस 20। तो ये सारा का सारा क्या बन गया? 0। 30 माइनस 30 0, 24 माइनस 24 0, 20 माइनस 20 0। तो हमने देखा कि यहाँ पे रो 2 और रो 3 क्या थी? आइडेंटिकल थी, दोनों एक जैसे थे। तो जब कभी कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट के एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स में यूज होगा, 90% प्रॉब्लम्स में ये प्रॉपर्टी का हम
यूज करेंगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आप। वैसे हम इसको ही, उस प्रॉपर्टी को यहीं पे डिस्कस कर सकते थे, बट मैं उसको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी वो सेम ही होती है। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी होती है, एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, सेम ना होके प्रोपोर्शनल हो तो भी उसकी वैल्यू 0 ही आती है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। जैसे मान लो मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 2 4। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो सेम होगी, 2/1 2 4/2 2, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। रो 1 और रो 2 यहाँ क्या हो गए, ये रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 एंड रो 2 आर हियर व्हाट, दे आर प्रोपोर्शनल, इनके एलिमेंट्स की रेशो सेम रह रही है। इन दैट केस डिटर्मिनेंट विल बी 0। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 into 4 4 minus 2 2 is 4 4 minus 4 क्या रहने वाली है, 0। अगर आपके पास किसी दो रोज के कॉलम, किसी दो रोज के, किसी दो कॉलम के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल भी हुए तो भी वैल्यू 0 होगी। आइडेंटिकल हुए तो भी 0। आइडेंटिकल का मतलब ही प्रोपोर्शनल ही है, क्योंकि वो दोनों की रेशो 1 बनने वाली है। बट इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने को, कई बार स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो मैंने इसको अलग से भी आपको डिस्कस कर दिया है कि अगर वो प्रोपोर्शनल है तो भी उनका वैल्यू जो है वो 0 रहने वाला है। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम एक प्रॉपर्टी और है, इसको देखेंगे। तो उस प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if some or all elements, कुछ या सारे, some or all elements of any row or column are expressed as sum of two expressions or values whatsoever, as sum of two terms भी हम बोल सकते हैं, as sum of two terms, then determinant can be expressed as sum of two determinants। देखिए एग्जाम्पल से आपको इसको ज्यादा क्लियर मैं बता सकता हूँ, नीचे इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसमें पहली रो में है मेरे पास a प्लस बी x प्लस वाई से p प्लस क्यू, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया मान लो 1 2 3 4 5 6। तो इस डिटर्मिनेंट को, अब इसकी पहले कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे दो टर्म्स के सम है। तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ऐसे, a x p, मतलब पहले वाला ले लिया 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर दूसरे वाला एलिमेंट पहली जगह ले लिया b y q 1 2 3 4 5 6। तो ये डिटर्मिनेंट इन दोनों का सम भी लिखा जा सकता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉब्लम्स में इसका भी यूज हमारे पास रहता है। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस्ड है, और इन प्रॉपर्टीज का बहुत हमने यूज करना है। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम वहाँ देखेंगे कि प्रॉपर्टीज का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और जो तुम्हें क्वेश्चन आता है पेपर में उसके अंदर भी लिखा होता है कि तुमने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे वो लिखेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इवेल्युएट। ठीक है, तो देखते हैं आप जरा कुछ क्वेश्चंस, और फिर एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है,
बट पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता लगना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपकी बुक के ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 मान के चलो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही है, ठीक है, 100% आना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कॉमन इंस्ट्रक्शन है। उसने देखो वर्डिंग बोली है वहां क्वेश्चन में, उसने बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और एक्सपैंड नहीं करना है डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टी को यूज करके आपको और बिना एक्सपैंड किए प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरी बात एक प्रॉपर्टी और है, वो वैसे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा यूज होनी है। प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखने की प्रॉपर्टी, ठीक है। वो उसमें उसकी लैंग्वेज को अलग तरीके से भी दिया हुआ है हर एक जगह, बट सिंपल है कि आपकी जो आपके हमने पढ़ा है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, पढ़े हैं ना, हमने पढ़े थे इनवर्स निकालने के लिए। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम कोई रो या कॉलम ऑपरेशन लगा लें, जिसे हम करते थे R1 + R2, R1 + 2R2, C1 + C2, कोई भी रो और कॉलम पे ऑपरेशन लगा लो, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज में आपने वहीं पे नोट कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा पहला, प्रूव करना है मुझे द डिटर्मिनेंट ऑफ, और ये क्वेश्चन तुम्हें एक एक दो बार करने पड़ेंगे समझने के बाद, एक दो बार लिखोगे कॉपी पे तभी तुम्हें ये आने वाले हैं, अदरवाइज तुम्हें ये दिक्कत देंगे, ठीक है। ये प्रूव करना है दैट इट्स वैल्यू इज 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब इसको खोलना नहीं है, खोलना तो सभी को पता है कि खोल दो और फिर निकाल दो, सॉल्व कर दो, 0 आ जाएगा। नो, उसमें लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, एलएचएस से चल रहा हूँ, एलएचएस पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ मैं, कॉलम 1 पे लगाया, कॉलम 1 + कॉलम 2, एक तरह से प्रूफ्स हैं। तो ये हर एक का हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें कैसे मुझे अप्लाई करना था और मैं क्यों ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ, वो जब 4-5 प्रॉब्लम्स कर लेंगे तब क्लियर होगा। कॉलम 1 पे लगा दिया, कॉलम 1 + कॉलम 2। और दूसरी बात, जब मैट्रिसेस में इन्वर्स निकाल रहे थे तो रिस्ट्रिक्शन थी कि हम अगर क्वेश्चन में एक बार कॉलम पे लगाना शुरू कर दें तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम पे लगाना था, या हम रो पे लगाना शुरू कर दें तो पूरे क्वेश्चन में रो पे ही ऑपरेशन लगाना था। कहाँ पे, मैट्रिसेस के इन्वर्स में। बट डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करना है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप एक स्टेप पे कॉलम पे लगा दो, एक पे रो पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने पे रो कॉलम पे कोई फर्क नहीं है, आप एक स्टेप पे रो पे लगाते चलो, अगले पे कॉलम पे लगा दो, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे हम कॉलम से चल रहे हैं, कॉलम 1 पे लगाया, कॉलम 1 + कॉलम 2, एक्स पे कॉलम 1 में कॉलम 2 का एलिमेंट ऐड किया, x + a हो जाएगा, y + b, z + c, जिस पे ऑपरेशन लगता है उसी को फर्क पड़ता है, बाकी वैसे के वैसे रह गए, a b c, x + a, y + b, z + c, ये बन गई एलएचएस। अब देखिए यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। सो एज यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ऐसा ऑपरेशन लगाने के बाद कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे हो गए बाय प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो लिख देनी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, बाय प्रॉपर्टी दैट इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो वो प्रॉपर्टी आपने पूरी लिखनी है, बाय प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 + कॉलम 2, ऐसा करने से कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए और इसका वैल्यू 0 आ गया। उसी तरह से
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमें दिया गया है डिटर्मिनेंट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है बिना एक्सपेंड किए और प्रॉपर्टी को यूज करके। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ। मान लीजिए चाहे तुम यहाँ पे कॉलम पे लगा लो, रो पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने लगा दिया यूजिंग रो 1 पे लगा लिया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 1 में ये सभी के सभी को ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसमें रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स ऐड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है जी, ये हमने लिख लिए। बाकी जिन पे ऑपरेशन नहीं लगता है वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। फर्क सिर्फ उसी को लगता है जिस पे ऑपरेशन लगा किस पे है, रो 1 पे। और क्या लगा है, रो 1 रो 2 रो 3 के एलिमेंट्स को ऐड करने का। ध्यान से आराम से समझिए, बड़े ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, a से a चला गया, c से c चला गया, b से b चला गया। वैसे यहाँ पे b से b, c से c, a से a चला गया, a से a माइनस b प्लस b, c से c। तो मतलब पहली रो 0 0 0। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई? प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी रो या किसी कॉलम के सारे ही एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं, तो यहाँ रो 1 के सारे ही एलिमेंट्स 0 हैं, तो बिना सॉल्व किए हम बोल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी इट्स वैल्यू इज 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं कॉलम 1 पे लगाता कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो भी इसी तरीके से कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाने थे। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से हो सकता था। आप C1 पे भी लगा सकते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने देखा, अभी हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से ऑपरेशंस लगा रहे हैं ताकि हम प्रॉपर्टी का यूज कर पाए। तो ये जो है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एक बार पहले मुझसे समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से इनको करना है। उसके बाद जब मैं इनको करवा दूंगा तो आपने उसके बाद इनको खुद भी एक बार लिखना है, दोबारा लिखना है। एक बार क्लास में लिखना है, एक बार दोबारा लिखना है, ये ध्यान रखो। अभी भी जब तुम स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो को, तो साथ साथ भी लिखो और फिर उसके बाद फिर दोबारा लिखो, तब ये जाके समझ आएंगे। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जब इसको पहली बार कोई भी देखता है तो थोड़ा सा उसको एक टीडियस सा लगता है कि क्या हो रहा है, ये किस तरीके से ऑपरेशन लग रहे हैं, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा। पर तुम्हें जैसे जैसे तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया। अब मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक जगह 0 बनता हुआ दिख रहा था। पिछले में क्या था, पिछले में मुझे पहले क्वेश्चंस में मुझे 2 कॉलम को एक जैसे बनाना था, मैंने उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन लगाया। तो इसलिए ये सब जो है ये टाइम के साथ आएगा। एकदम से तुम सोचोगे तब तुम्हें फिर दिक्कत होगी। इसलिए अभी क्या करो, अभी जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे लिखते जाओ और इसको बार बार इन लेक्चर्स को देखो। ठीक है, हर बार तुम्हें हर लेक्चर में कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। तो अभी, क्योंकि अभी तुम्हारा जो है, ये तुम मान के चलो कि अभी हमें कम से कम 15 to 20 डेज अभी इसको और इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। तो ये ध्यान रखो और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वो थोड़ा कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग बीच में जब आपका मन होता है तब आप लोग एकदम से सारे जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, एकदम से आप लोग नहीं देखते। तो वो सब करोगे तो कोई तुम्हारी मेहनत का या मेरी मेहनत का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इसको कंटिन्यूटी में करते चलो, इसको ब्रेक मत दो। ब्रेक दोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। मैंने तुम्हें बहुत सा टाइम दिया पिछला चैप्टर को कवर करने का। मैंने लगभग 5 to 6 डेज तुम्हें दिए थे ताकि तुम अपना जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, होपफुली लगता है मुझे तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, आज के लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर
कल अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 7 65 3 8 75 5 9 86, इसको प्रूव करना है दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो देखो आइडेंटिकल बनाने के लिए यहाँ पे भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्रूव करना है। तो 0 प्रूफ किस तरीके से हो सकता है? या तो 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, या कोई एक सारे 0 बन जाए किसी रो के या किसी कॉलम के। तो देखो क्या आइडेंटिकल कैसे बनाऊंगा, देखना। 7 9 63 प्लस 2 ऐड करूं 65 है ना। 8 9 72 प्लस 3 ऐड करूं तो 75। 9 9 81 में 5 ऐड करूं तो 86। मतलब इन सब को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को, और फिर उसमें कॉलम 1 ऐड कर लूं तो इसके बराबर आ रहा है। तो मतलब रो 2 पे ऑपरेशन लगाता हूं 9 टाइम्स रो 2, सॉरी कॉलम 2 पे, रो 2 नहीं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाता हूं 9 टाइम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। ठीक है जी, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा तो क्या बन गया देखना जरा। 2 3 5, ये तो ऐसा रहा। कॉलम 2 पे लगा 9 इंटू दिस, 9 इंटू 7 प्लस 2, इसको 9 से मल्टीप्लाई और कॉलम 1 ऐड। 9 इंटू 8 प्लस 3, 9 इंटू 9 प्लस 5, 65 75 एंड 86। कितना बन गया ये? 2 3 5, 9 7 63 प्लस 2 65, 9 8 72 प्लस 3 75, 9 9 81 और 5 86, 65 75 एंड 86। अब ये आइडेंटिकल हो गए। एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए। तो अब क्या होगा भाई, ये आइडेंटिकल हो गए, सो इट्स वैल्यू इज 0। बाय प्रॉपर्टी इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ये भी एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन हमें इसी तरीके से प्रूव करना है। एक और कर लेते हैं, अभी टाइम बचता है तो एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं, बट साथ साथ करते चलिए। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो अगले साल मार्च में ही होना है। उसको ये मत मान के चलो ये बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है, तो वैसे ही प्रेशर तुम पे ज़्यादा होगा। तो अभी इसको साथ साथ करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 BC CA AB, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A एंड C इंटू A प्लस B। इसको प्रूव करना है दैट इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखते हैं LHS 1 1 1 बन गया ये। ठीक है, ये तो वैसा ही है। BC CA AB, ये क्या हो गया, ओपन कर देता हूँ इसको। AB प्लस AC, BC प्लस AB, C इंटू AC प्लस BC। ठीक है जी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं कॉलम 2 में कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर देता हूँ। C3 पे लगा दिया C3 प्लस C2, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मिसिंग है। ऐसा करने से क्या होगा, 1 1 1 BC CA AB, ये क्या बन गया, AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस AB प्लस CA, और ये AC प्लस BC प्लस AB। मतलब देखिए AB प्लस BC प्लस AC, हर जगह यही चीज़ है। AB यहाँ AB AC BC, AB AC या CA एक ही बात है, BC AB AC BC, यानी ये कॉलम 3 में तीनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो मैं इसको बाहर कॉमन ले सकता हूँ, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन
फ्रॉम C3। आप डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन भी बाहर ला सकते हैं। तो बाहर ले आए AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ बच गया 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पे 1 1 1, क्योंकि ये कॉमन आ गया तीनों। अब क्या हो गया, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल। सो इट इज, ये क्या बन गया भाई, बाय प्रॉपर्टी ये आइडेंटिकल हो गए आपके। तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, क्योंकि इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो गए। इट्स वैल्यू 0 इज इक्वल टू RHS। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस लेक्चर को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तब तक देखें जब तक आपको समझ ना आए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्या होता है, फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऑपरेशंस एक सिंगल टाइम में तुम्हें पता नहीं लगेंगे। अगर तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, तुम फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि ये किस तरीके से लग रहे हैं। अभी तुम्हें सिर्फ वो लगाने हैं, लगाने आने चाहिए, कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स के साथ तुम्हें और क्लियर होता चला जाएगा। हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो अभी तक जो आज की प्रॉब्लम्स थी उनमें तो 0 प्रूव करना था। 0 प्रूव करना था तो मतलब या तो 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाते, या किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाते। वो हमने करने की कोशिश की है। तो बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही हो सकता है तुम्हें कोई क्वेश्चन आ जाए। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के जो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे इस चैप्टर में, उनको मैं साथ साथ में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है, थैंक यू।